नमस्कार मित्रों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस की इस कड़ी में हम आज पढ़ने वाले हैं एक ऐसी यूनिट जिसका यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक और हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ तक कि रेलवे में भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि कल मैंने आप सभी को सिलेबस के बारे में बताया था, उसी सिलेबस की कड़ी को ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 प्रोसेस से वैसे ही अपन टॉपिकों को पढ़ेंगे जैसा मैंने सिलेबस में डिस्क्राइब करा था। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या कि उस सिलेबस में अपनी जो पहली यूनिट थी, उस पहली यूनिट को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उस पहली यूनिट का ये नाम था लाइट, प्रकाश। देखिए दोस्तों, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इस यूनिट को, तो आपने छोटी क्लासों में बचपन में जो भी 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था कि इस यूनिट से संबंधित बहुत प्रकार की घटनाएं आती है। जैसे मैं कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत प्रकार की घटनाएं हैं। उन सारी घटनाओं को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रकीर्णन हो गया, इसके अलावा व्यतिकरण हो गया और इसके अलावा वर्ण विक्षेपण हो गया। इन सारी घटनाओं के बारे में अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है जिसको हम जज ही नहीं कर पाते कि यार इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो बड़े अच्छे से बैठ जाओ, मैं आप लोगों को एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि एग्जाम्पल को देखते ही डायरेक्टली इन घटनाओं के जवाब आप लोग किस तरीके से दे पाओगे। लेकिन ये सब सारी प्रकार की घटनाएं पढ़ने से पहले अपन जो है लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक से भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बेसिक की कड़ी में मैं बता दूं आप लोगों को, क्या ये प्रकाश एक प्रकार की तरंग और एक प्रकार के कण दोनों रूपों में गति करता है। तरंग के रूप में भी गति करेगा और कण के रूप में भी गति करेगा। तरंग के रूप में कैसे गति करेगा, इसका मतलब तरंगे तो बहुत प्रकार की होती है, तो प्रकाश भी उनमें से किसी न किसी प्रकार की एक तरंग होती होगी। तो मैं आप लोगों को बेसिकली तरंगों के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ कि इस विज्ञान में संपूर्ण प्रकार की तरंगों को अपन 2 भागों में क्लासीफाई करेंगे। कंप्लीटली 2 भाग बनाएंगे। एक प्रकार की जो तरंग होती है उसको मैं नाम दूंगा यांत्रिक तरंग, और एक प्रकार की जो तरंग होगी उसको मैं नाम दूंगा विद्युत चुंबकीय तरंग। 2 प्रकार से अपन ने तरंगों को क्लासीफाई कर दिया। अब यांत्रिक तरंगों को मैं फिर से 2 भागों में क्लासीफाई कर देता हूँ। यांत्रिक तरंगों के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया अनुदैर्ध्य प्रकार की यांत्रिक तरंग और एक हो गया अनुप्रस्थ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, क्या ये इस प्रकार की तरंग होती है जिसको जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। माध्यम चाहिए इसको, और वो माध्यम किस रूप में हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। जबकि अनुप्रस्थ प्रकार की जो भी तरंगे होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? अब अपन बातें करते हैं क्या कि यार इनका कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रख लेते हैं अपन की अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे कौन सी होती है और अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे कौन सी होती है। तो इसके नीचे डायरेक्टली अपनी यूनिट आएगी एक, उसका नाम लिख देता हूं मैं ध्वनि। ठीक है दोस्तों, और दूसरे प्रकार की जो तरंग है उसके आगे लिख देता हूं मैं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग प्रकाश। अब देखो, आपके कंफ्यूजन के लिए यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या मैं क्या कर देता हूं, मार्कर की सहायता से इस प्रकाश का कनेक्शन डायरेक्टली इसके पास कर देता हूं। समझ रहे हो आप मैंने क्यों करा है ऐसा? कहने का मतलब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं क्या कि ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तो है, लेकिन ये कभी भी यांत्रिक प्रकार की तरंग नहीं हो। कि कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बहुत प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अपने नोट्सों में स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर ऐसे डाल लेना अपवाद। इस अपवाद का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तो है लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है। कौन सी तरंग है वो? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब अपने को इस प्रकाश से रिलेटेड बहुत प्रकार की बेसिक बातें जाननी है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करते हैं अपन। देखो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या, मैंने एक इस प्रकार की आकृति बना दी आप लोगों के लिए। ये क्या है सब जानते हो आप लोग, सूर्य देवता। अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यही है सूर्य, और अपन सबको पता है कि इस सूर्य के प्रकाश से अपने को ये भी मिलता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हुआ, विटामिन डी। विटामिन डी की प्राप्ति हुई, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हुआ सूर्य। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 1 बाय 1 प्रोसेस से कैसे कवर करना है इस टॉपिक को। क्या ये प्रकाश कभी भी अपने को आता हुआ दिखेगा नहीं, कहने का मतलब ये खुद तो अदृश्य है, लेकिन दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको तो दृश्यमान बना रहा है ना। इसी क्रम में अपने को ऐसे ध्यान में रखना है क्या कि ये प्रकाश कैसे गति करता होगा, कैसे चलता होगा। तो अपन बात करते हैं प्रकाश से संबंधित इसकी चाल की। किसी भी प्रकार के प्रकाश की चाल को ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताता हूँ। किसी भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को निर्वात में प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने एक ऐसा सिंबल बना दिया, क्या इसको बोला जाता है म्यू। कहने का मतलब उस माध्यम का आप लोगों को अपवर्तनांक पता होना चाहिए। अब ये नया शब्द क्या आ गया, अपवर्तनांक। निर्वात नया शब्द क्या आ गया। इसी यूनिट में ऐसे शब्दों के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकाश की चाल को, ये बात है 1676 की, प्रकाश की चाल को सबसे पहले ओल्स रोमर नामक वैज्ञानिक ने, किसने खोजा, ओल्स रोमर नामक वैज्ञानिक ने अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, सब जानते हो कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति। इस बृहस्पति को आधार मानकर खोजा था। समझ रहे हो ना। कोई भी माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। ये तो आप खुद भी जज कर सकते हो और यहाँ से भी पता कर सकते हो। क्या, मैं देखिए इधर लिख देता हूँ प्रकाश की चाल और इधर लिख देता हूँ क्या मैं, अपवर्तनांक। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप लोगों को ये वाला रिलेशन पता करना है। कैसे, देखो यदि प्रकाश की चाल अपने को अधिकतम प्राप्त करनी है, यहाँ पर अधिकतम मान लेके आना है, तो यहाँ इस अपवर्तनांक का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो अधिकतम आ पाएगा। और यदि आपको इसी प्रकाश की चाल को न्यूनतम मिल रही है आपको, तो इसका मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है। समझ रहे हो ना। कोई भी चीज़ कभी भी किसी दूसरी चीज़ के साथ जिंदगी में बटा में हो तो वो हमेशा उल्टा काम करती है। यदि आप अपवर्तनांक को बढ़ाओगे तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और यदि अपवर्तनांक को कम करोगे तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये तो प्रकाश की चाल की बातें होगी, अच्छे से ध्यान में रखना। रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका नाम पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1 बाय 1 प्रोसेस से अपन कवर करेंगे क्या कि ये प्रकाश की चाल किस प्रकार के माध्यम में अधिकतम होती है और किस प्रकार के माध्यम में न्यूनतम होती है। बहुत प्रकार के माध्यमों के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं अभी आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपन इससे संबंधित घटनाओं के बारे में भी अभी चर्चाएं करेंगे। देखिए क्या आप लोगों को 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, क्या जो प्रकाश की चाल की रिगार्डिंग पूछेगा, क्या कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस प्रकार के माध्यम में होगी। दूसरा पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस प्रकार के माध्यम में होगी। तो अधिकतम वाला मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने अभी अपने एक नाम आया था, आपको याद हो तो, ऐसा निर्वात आया था ना। मैं क्या कर देता हूं, जैसा अपन 8वीं 10वीं क्लास में इसको संधि विच्छेद करते थे ना हिंदी में, ऐसे मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। ये लो साहब, इस नी का मतलब तो हो गया नहीं, और ये वात क्या हुआ, हवा, वायु, पवन, समीर, मारुत, वात, ऐसे पढ़ते थे ना आप पर्यायवाची शब्द। कहने का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें हवा नहीं हो उस माध्यम को बोला जाता है क्या, निर्वात कहा जाता है। और इस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आप लोगों को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया अधिक तो होगी लेकिन होगी कितना,
तब मैं आप लोगों को एक एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, ऐसे ध्यान में रखना, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतनी वैल्यू होती है। मतलब 1 सेकेंड में लगभग इतना मीटर चला जाता है प्रकाश। इसी को मैं दूसरे रूप में लिख देता हूँ, कैसे? देखो 3 की जगह मैंने 3 लिखा, 10⁸ का मतलब क्या हुआ, इसके 8 जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछ के यदि आप लोगों को किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछे, तब आप लोग क्या करोगे, मीटर वाली चीज को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं ना अपन, 1000 का लगा दो भाग, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, क्या बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका मतलब क्या, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा 10⁻, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब प्रकाश की अधिकतम चाल अपने को उस माध्यम का भी पता चल गया, और होती कितना है अपन ने मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड में भी पता कर ली। अब देखिए सबसे कम की चर्चाएं कर लेते हैं, सबसे कम वाले माध्यम में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश की सबसे कम सर्वाधिक कम चाल होती है इस प्रकार के माध्यम में, नायलॉन में। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, नायलॉन, सूती, पॉलिस्टर, क्या होते हैं ये कुछ रेशे होते हैं, धागे होते हैं, और उन्हीं धागों को मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है, जानते हो ना सब लोग। मैं क्या कर देता हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए मैं इसको दूसरी भाषा में लिख देता हूँ, ऐसे NYLON। आ रहा है समझ में, वही लिखा है मैंने, ये मातृभाषा में है, ये गुलामी वाली भाषा में है, ये हिंदी में, ये अंग्रेजी में। मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, देखो ऐसे, NY प्लस LON, 2 तरीके से तोड़ दिया। मैं क्या कर देता हूँ, N से तो बना देता हूँ न्यू, और Y से बना देता हूँ क्या, यॉर्क, और LON से बना देता हूँ क्या, LONDON। क्या नाम आ गया ये, न्यूयॉर्क, लंदन, सुने हुए है ना नाम, सबकी चाहत होती है घूमने की। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, इस नायलॉन नाम का कृत्रिम रेशा सबसे पहली बार न्यूयॉर्क और लंदन ने मिलकर 1935 में बनाया था, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर वो आप लोगों को पूछेगा कि सबसे कम होती है लेकिन होती कितना है, तब आप लोगों को बताना है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नायलॉन में इतना होती है प्रकाश की चाल। कभी कभार क्या कर लेता है वो, कभी कभार आप लोगों को ऐसे भी पूछ लेगा वो क्या, कि और भी बहुत प्रकार के माध्यम होते हैं। जैसे यूँ पूछ लेगा कि 2 माध्यम में तो आपको पता चल गई, निर्वात में और नायलॉन में प्रकाश की चाल। ऐसे पूछ लेगा भैया जल में बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है। 1-2 बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या। यदि जल के लिए पूछे तब आप लोग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसा बता देना, और यदि कांच के लिए पूछे तब 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसा बता देना। तो कहने का मतलब अपने को विभिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश की चाल के बारे में पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 बाय 1 अपन इसी बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। कैसे, देखो आप लोगों को एक चीज बताता हूं जो मोस्टली बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछ भी ली जाती है, और अपने आगे कोर्स में भी वो इंक्लूड होगी, आगे कोर्स में भी आएगी। कैसे, देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी है, आपको मेरे साथ साथ कवर करना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी प्रकाश की चाल होती है ना, उतनी ही सेम चाल एक और चीज की होती है, और उस चीज का नाम है विद्युत धारा। इस विद्युत धारा के आगे ब्रैकेट में मैं I लिख देता हूं, इसको I से डिनोटेड करा जाता है इंटेंसिटी ऑफ करंट, धारा की तीव्रता। ठीक है, और कोई पूछ ले कि होती कितना है, तो जो प्रकाश की अधिकतम चाल है उतना ही होती है। तो 2 चीजों की चाल बराबर होगी, प्रकाश की चाल किसकी चाल के बराबर होगी, विद्युत धारा की चाल के बराबर हो गई। और विद्युत धारा को अपन ने काय से डिनोटेड करा, I से डिनोटेड करा। जिस दिन अपन विद्युत वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विद्युत धारा को I से क्यों डिनोटेड किया, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सब आगे की बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें बताता हूं जो आपके दिमाग में बहुत पहले से आ रही है कि यार डायरेक्टली मार्केट की गाइड में कुछ कंसेप्ट दिया हुआ रहता है, वो कैसे आता है, स्क्रीनशॉट लेते रहना बार बार। क्या 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, क्या वो 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या है, देखो
एक तो आप लोगों को ऐसे पूछेगा क्या कि यार सूर्य का प्रकाश भी नीचे पृथ्वी पे आ रहा है और चांद का प्रकाश भी तो आता है चांदनी रातों में, आता है ना। तो देखो मैं एक बेसिक सा डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के सामने। यहां पर मैंने सूर्य को पुटअप किया, ठीक है, और ये रही सपोज करो अपनी क्या गोल गोल पृथ्वी, ठीक है। कहने का मतलब यहां से चलकर प्रकाश इस पृथ्वी पर आएगा, है ना, लेकिन ये भी तो होता है, इसका भी तो प्रकाश आता है ना। ये मैंने यहां पे चांद बना दिया, ठीक है। इस चांद का अपने आप में तो कोई प्रकाश होता नहीं, खुद का प्रकाश नहीं होता, तो क्या करता है, ये सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा और यहां से परावर्तित होके ये प्रकाश अपने पास यहां पहुंचेगा पृथ्वी पे। तो कहने का मतलब आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि ये वाली चीज यहां तक आई कितने समय में आई। तो 10वीं क्लास में मैथ में आप लोग जैसे समय निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, दूरी भाग चाल, ऐसे निकालते थे ना। तो कहने का मतलब आपको पृथ्वी से लेके सूर्य तक की दूरी पता चल जाए और प्रकाश की चाल का आपको ऑलरेडी पता है, तब आप उस समय की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो निकाल लो यहाँ से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या, यहाँ से लेके और सूर्य तक की दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर, 1,496,00,000,000। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14,96,00,000 किलोमीटर है। ये तो अपने को दूरी का पता चल गया और अपने को चाल का ऑलरेडी पता है 1,496,00,000,000। इसमें चाल कितना, जब ये किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर प्रति सेकंड में रख लो, तो कितना थी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये किस में है, किलोमीटर में, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, ये प्रति का मतलब क्या होता है बटा, तो ये सेकंड चला जाएगा अपना कहाँ ऊपर, इसका मतलब अपना जो भी रिजल्ट आएगा वो सेकंड में आएगा। मैंने इस 5 जीरो से कंटिन्यू 5 जीरो काट दी। जब आप 1496 में 3 का भाग लगाओगे तो मेरे कहने से आप अप्रोक्सीमेटली इतना ध्यान में रखना 500 सेकंड। कहने का मतलब क्या हो गया, 500 सेकंड का क्या मतलब हो गया, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इतने समय में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे यदि अपन चांद की बातें करें कि सूर्य का परावर्तित प्रकाश चांद से कितनी देर में पहुंचता है पृथ्वी पर, तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी चंद्रयान 2 का जब समय था तब न्यूज़पेपर्स में बार बार इस दूरी के बारे में जिक्र किया गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से चांद 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब उस अपन समय की चर्चा कर लेते हैं, तो इसका समय कैसे निकालेंगे, वही दूरी भाग चाल। दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, और चाल कितनी है इसकी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रति का मतलब बटा, तो ये सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट। जब आप इसमें भाग लगाओगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.28 सेकंड, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चांद का प्रकाश चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग ध्यान में रखना। ये कुछ बेसिक्स बातें थी प्रकाश से संबंधित। अब अपन डिटेल्ड इसकी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखिए 1 बाय 1 प्रोसेस से एक एक घटना को इजी वे में कवर करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में चर्चाएं करते हैं प्रकाश से संबंधित। पहली घटना, मैं नाम लिख देता हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। केवल चंद मिनटों में इस घटना से संबंधित आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे कवर होने वाले हैं। बहुत ही इजी और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाने वाली घटना है। देखो दोस्तों, इस यूनिट में आप लोगों के ज़्यादातर तो उदाहरण पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें प्रकाश की कौन सी घटना लागू हुई, तो अपने को ये नहीं पता कि कौन सी घटना लागू होगी, तो आज के बाद में कभी भी रटना नहीं है। मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, और उसी बेसिक फंडामेंटल के आधार पर अपन आगे की चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस घटना के का जो इतिहास है उस इतिहास पे एक नज़र डाल लेते हैं अपन। बहुत बार पूछा जाता है इसको, देखो क्या, इस प्रकाश की प्रकीर्णन नामक घटना पर आधारित
भारत के महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत बार पूछी जाती है, 28 फरवरी 1928 को इसी प्रकीर्णन नामक घटना पर आधारित अपने रमन प्रभाव की खोज करी थी। किसकी खोज करी? रमन प्रभाव की खोज करी। कब? 28 फरवरी 1928 को। इसके 2 साल बाद यानी कि 1930 का इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने प्रकाश की प्रकीर्णन नामक घटना पर आधारित अपने रमन प्रभाव की खोज करी थी। यदि आप लोगों को पूछे कि कब करी, तो एग्जैक्ट डेट ध्यान में रखना, 28 फरवरी, ठीक है ना। मैंने क्यों बार बार इसको फोर्स कराया है, इसीलिए क्योंकि इसी रमन प्रभाव की खोज के कारण प्रतिवर्ष 28 फरवरी को अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आप विज्ञान पढ़ रहे हो और आपको विज्ञान दिवस का पता नहीं हो तो ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ध्यान में रखना, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। लेकिन ये समर्पित किसको है? सीवी रमन को समर्पित है। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। कब करी खोज? 28 फरवरी 1928 को। और इसके 2 साल बाद में रमन के साथ में क्या हुआ? इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक्स बातें थी। यहां से देखो आप लोग, ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यदि मैं यहाँ पर राष्ट्रीय ना लिख के ऐसे लिख दूं विश्व विज्ञान दिवस, बहुत ध्यान से सुनना, विश्व विज्ञान दिवस, तो आंकड़े चेंज हो जाएंगे। वो आंकड़े क्या रहेंगे? 28 फरवरी की जगह अब आप लोगों को 10 नवंबर ध्यान में रखना है। ठीक है, यूपीएससी हो भले आरपीएससी हो, जो अच्छे स्टैंडर्ड लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि इस यूनिट में आरएएस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम, उनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। पुलिस पटवार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनका भी अपन ख्याल रखेंगे। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट करना, क्या? 10 नवंबर को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है इससे संबंधित, वो यह है कि विश्व विज्ञान दिवस सन 2020 की थीम क्या डिसाइड करी गई है। क्या थीम है 2020 विश्व विज्ञान दिवस की? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्या? वुमन इन साइंस। कहने का मतलब विज्ञान में महिलाओं का योगदान। समझ रहे हो ना आप बात को? ये जो 2020 की थीम है ये डिसाइड करी गई है। कहने का मतलब जब भी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, तब विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी ध्यान में रखना, ध्यान में रखते हुए ये वाली थीम डिसाइड करी गई है, वुमन इन साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में, इस घटना से संबंधित आप लोगों को अब उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बस केवल अंतिम 1 मिनट में इस घटना को कवर करना है। बहुत इजी। मैं एक कोड बता देता हूं लॉजिक आप लोगों को कैसे। यदि आज के बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि किसी क्वेश्चन की भाषा में विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चन हो और यदि उस क्वेश्चन की भाषा में रंग शब्द आए, समझना ध्यान से, क्या शब्द आए? रंग। और वो रंग भी कितना होना चाहिए? केवल और केवल एक ही रंग जब होगा तब उसके लिए प्रकाश की प्रकीर्णन नामक घटना जिम्मेदार होगी। जी हाँ, बिल्कुल। इस घटना का कोड हो गया एक रंग। अब एक रंग से संबंधित आप लोगों को कुछ भी पूछो डायरेक्टली जवाब दो। कौन सी घटना जिम्मेदार हुई? प्रकीर्णन। ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन की भाषा में रंग शब्द आएगा, लेकिन रंग यदि बहुत सारे आते हैं तब जवाब नहीं देना है, उसके लिए अलग घटना जिम्मेदार हो जाएगी अपनी। केवल एक रंग का ध्यान रखना आप। जैसे मैं बेसिकली आप लोगों को बता दूं, क्या एक रंग कहाँ कहाँ आता है? आप लोगों को पूछेगा आसमान का नीला दिखाई देना, बताओ कौन सी घटना जिम्मेदार हुई? तो रंग आया, कौन सा? नीला। एक ही रंग आया ना, एक ही रंग आया ना, तो घटना कौन सी जिम्मेदार हुई? प्रकीर्णन। समझ रहे हो ना आप बात को? समुद्र का नीला दिखाई देना। बहुत ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस है, बहुत ऐसे ऐसे प्रकार के उदाहरण है जिनमें यदि किसी क्वेश्चन की भाषा में रंग शब्द आता है और वो रंग भी केवल एक, तब प्रत्येक बार आप लोगों को जवाब प्रकीर्णन देना है। अब आगे बातें करते हैं। देखो,
ये घटना अकेली नहीं है, ये घटना अकेली नहीं है, ये मियाँ बीबी का जोड़ा है पूरा, है ना। तो दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा, दोनों को खुश रखना पड़ेगा। अभी प्रकीर्णन, और इस प्रकीर्णन के साथ में एक और चीज़ पढ़ी जाती है जिसका नाम है ये, बहुत अच्छे से ध्यान देना केवल अंतिम समय में। कैसे, देखो, प्रकीर्णन और तरंगदेरी। मैं ज़्यादा आप लोगों को अंग्रेज नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है इस घटना को मैं दूसरी भाषा में लिख देता हूँ। इसको ये कहा जाता है, देखो आप शायद इतना जानते हैं सभी फ्रेंड्स, स्कैटरिंग कहा जाता है। और इस तरंगधैर्य को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ये क्या, ये मैंने लिख दिया, देख लो, वेवलेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखने मात्र से ही लग रहा होगा क्या, बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग का मतलब होता है क्या, यदि मैं रियल इसका शाब्दिक अर्थ निकालूं तो किसी चीज का फैलना या किसी चीज का फैलाव। और यदि मैं तरंगदैर्घ्य की बात करूं, तरंगदैर्घ्य को मैंने अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा, वेवलेंथ। और लेंथ का मतलब तो आप सभी समझते हो ना, क्या होता है, लंबाई या दूरी। समझने के लिए मैंने ले लिया दूरी, समझने के लिए मैंने दूरी ले लिया। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक सी कल्पना करवा रहा हूँ, छोटा सा इमेजिन करना। सपोज करो आपके दो खास दोस्त हैं, दो खास फ्रेंड है, और वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको आते हुए दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि साहब मैं तो कमरे में बंद बैठा हूँ, मेरे को कैसे दिखेंगे। कल्पना करना है कि आपके दो खास मित्र हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं और आपको दूर से आते हुए दिख रहे हैं, आपसे 200, 400, 500 मीटर की दूरी पर है वो। उन दोनों मित्रों में से एक मित्र ने तो लाल रंग का शर्ट पहन रखा है और दूसरे मित्र ने बैंगनी रंग का शर्ट पहन रखा है। अब आप मेंटली ये कल्पना करो, क्या अपनी मानसिकता के अनुसार, कि दो फ्रेंड, एक ने लाल रंग का शर्ट और दूसरे ने बैंगनी रंग का शर्ट पहन रखा। बताओ सबसे ज्यादा दूर से सबसे पहले कौन से रंग के शर्ट वाला फ्रेंड दिखेगा। तो इतना तो शायद आप सोच पा रहे होंगे, इसका मतलब क्या, लाल रंग का शर्ट जिस फ्रेंड ने पहन रखा है वही तो आपको लंबाई या दूरी से दिख पाएगा ना। क्लियर। वो बैंगनी रंग वाला फ्रेंड जो था, बैंगनी रंग की शर्ट वाला जो फ्रेंड था, वो बैंगनी रंग वहीं पे फैल गया होगा, इसी कारण आप लोगों को नहीं दिखा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकीर्णन के सामने रंग कौन सा आया, बैंगनी। तरंगदैर्घ्य के सामने रंग कौन सा आया, लाल। जिसके सामने जो रंग आ रहा है उसका वो ही ज्यादा है और दूसरा कम है। कैसे, देखो आप लोगों को पूछेगा क्या कि सर्वाधिक प्रकीर्णन वाला रंग कौन सा हुआ, तो इसके सामने, प्रकीर्णन के सामने बैंगनी आया, आप जवाब दो बैंगनी। ठीक है दोस्तों। फिर आप लोगों को पूछेगा कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा हुआ, ये बताओ। तो तरंगदैर्घ्य के सामने कौन सा रंग आ रहा है, लाल। लाल आ रहा है ना, तो आप जवाब दो लाल। ये तो बात हुई क्या, मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया इनके आगे, दोनों के आगे, सर्वाधिक और सर्वाधिक। जब ये मैंने दोनों एक साथ शुरू करे थे तब मैंने कहा था कि ये मियाँ बीबी का जोड़ा है, दोनों को साथ पढ़ना पड़ता है। ये सर्वाधिक सर्वाधिक हो गए, तब इनके न्यूनतम को भी पूछ लिया जाता है कि बताओ न्यूनतम प्रकीर्णन किसका हुआ और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका हुआ। भैया मेरे भाइयों, यदि मियाँ बीबी का जोड़ा होगा तो बनेगी क्या आपस में, नहीं बनेगी। तो उल्टा काम करते हैं दोनों, क्या, जिस रंग का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होता है। तो न्यूनतम प्रकीर्णन किसका हुआ, ये देखो आपकी प्रकीर्णन सर्वाधिक है किसका, बैंगनी का, तो न्यूनतम किसका होगा, इसका उल्टा, कौन सा, लाल। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका हुआ, तरंगदैर्घ्य है किसका ज्यादा, लाल का, तो इसका उल्टा कर दो, न्यूनतम की कौन सा रंग होगा, वो बैंगनी। ठीक है ना। यहां से अधिकतम और न्यूनतम की बातें आप लोगों को पता चल गई, सबने कवर करी। कुछ बेसिक सी बातें जो आगे भी आप लोगों की कवर होगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जिसको आप डेली फेस करते हो लेकिन उसका विज्ञान वाला जवाब नहीं जानते। कैसे, देखो बड़े ध्यान से, आप लोगों को पूछेगा लाल, जितने भी प्रकार की ट्रैफिक लाइट, खतरे के निशान, समझ रहे हो ना बात को, वहां पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो उस ऑप्शनों में कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ आएगा, लाल के सामने क्या है अपना, तरंगदैर्घ्य की, लाल रंग का क्या ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। कर लोगे ना कैच, कर लोगे कवर, आगे की चर्चा ही करें। देखो मैं कुछ बेसिक सी बात बता रहा हूं, इससे संबंधित क्या, इस तरंगदैर्घ्य को इससे प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या आ गया, इस तरंगदैर्घ्य को
इससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोला जाता है लेमड़ा, ठीक है ना। और इस लेमड़ा का फॉर्मूला होता है C/F। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत काम आता है, बहुत जगह काम आता है। जो C अपना है ना, इस C को मैंने दूसरी भाषा में लिख दिया ऐसे, देखो, कैपेसिटी ऑफ लाइट। अभी पढ़ा था ना अपन ने, प्रकाश की क्षमता या प्रकाश की चाल, सबको पता है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कर लोगे ना कवर। और F का मतलब होता है, इसको अपन बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, आवृत्ति। और डेली लाइफ में अपने घरों में जो भी पावर आ रही है, एसी पावर, प्रत्यावर्ती धारा, उस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मान फिक्स होता है कितना, 50। और इस आवृत्ति का जो मापन है ना, मापन, इस आवृत्ति का जो मापन है, इस आवृत्ति का जो मापन है, इस आवृत्ति का जो मापन है, इस आवृत्ति का मापन वो हमेशा हर्ट्ज में किया जाता है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में HZ लिख दिया जाता है। और ये कितना हर्ट्ज होती है, भारत में घरों में आने वाली सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज तक फिक्स होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। यहाँ से अंतिम मेरे द्वारा कही गई जो बात है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। क्या आप लोगों को डायरेक्टली पूछेगा तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाया, लेमड़ा से, लेकिन मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि इस तरंगदैर्घ्य का मापन किसमें करा जाता है, किसमें मेजर करोगे तरंगदैर्घ्य को, तो मेरे कहने से आप लोग इसकी एक यूनिट ध्यान में रखना, इस तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रम में। और इस एंगस्ट्रम को कैसे दर्शाया जाता है, ए और उसके ऊपर ऐसे डिग्री का सा साइन, A डिग्री। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये विज्ञान में बहुत जगह काम आता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना हुआ, 10⁻10 मीटर। यदि मैं आप लोगों को ऐसे पूछ लूं क्या कि मुझे मीटर में नहीं चाहिए, मुझे तो भैया ये वाला जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर वाली चीज को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 का मतलब क्या हुआ, 10⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको 10⁻2 से गुणा कर देता हूँ, 10⁻−10 × 10⁻2। जब जब ये आधार समान होता है तब तब ये घातें आपस में क्या हो जाती है, हेड हो जाती है। -10 और +2 तो कितना बचेगा सेंटीमीटर में, 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रम का मान आपको मीटर में भी पता चला, एक एंगस्ट्रम का मान आपको सेंटीमीटर में भी पता चला, ठीक है ना फ्रेंड्स। कहने का मतलब एक एंगस्ट्रम का मान, एक एंगस्ट्रम का जो मान है वो 10⁻−10 मीटर हुआ, और इसी को अपन लिख सकते हैं 10⁻8 क्या, सेंटीमीटर। अब जो आज की अंतिम बात है वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्या, जितना एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक परमाणु की जो साइज होती है, पढ़ेंगे ना अपन, परमाणु आगे पढ़ने वाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, परमाणु से रिलेटेड बहुत प्रकार के इसके कणों के बारे में चर्चाएं करेंगे। एक परमाणु का आकार, जिस दिन रसायन विज्ञान शुरू करेंगे मैं आप लोगों को फिर पूछूंगा कि एक परमाणु का आकार बताओ मेरे को, एक परमाणु की साइज बताओ कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक एंगस्ट्रम के बराबर। और एक एंगस्ट्रम का मान होता कितना है वास्तव में, तब आप लोगों को बताना है 10⁻−10 मीटर। यदि मैं सेंटीमीटर में पूछूं तब कितना बताओगे, 10⁻8 सेंटीमीटर, बता दोगे ना। अब देखो मैंने ऐसे कहा था क्या, ये जो तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य, इसी तरंगदैर्घ्य से आप जैसे बहुत प्रकार के LEDs लेके आते हो, अलग अलग रंग का जो होता है सिस्टम, आप लोगों को ऐसे पूछेगा क्या कि प्रकाश का जो रंग है, इस रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो भी ये इसका तरंगदैर्घ्य ही करता है। समझ रहे हो ना बात को, प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, इसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। अंतिम चीज जो बता दूं आप लोगों को ये है क्या, मैंने ऐसे कहा कि जब जब एक रंग आए किसी भी क्वेश्चन की भाषा में तब आप लोगों को जवाब प्रकीर्णन देना है। अब देखो भैया, एक रंग आसमान का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, ऐसा क्यों होता है। यदि ऐसा भी होता है कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री यहाँ से पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, तो अंतरिक्ष में आप लोगों को पता है क्या, वायुमंडल नहीं है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता उस चीज को ऊपर निर्वात बोलते हैं ना, कहने का मतलब हवा नहीं है ऊपर। और निर्वात वाली चीज में प्रत्येक वस्तु जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है,
जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, कहने का मतलब जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ पर प्रत्येक वस्तु काली दिखाई देती है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से देखने पर आसमान का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। निर्वात में प्रत्येक वस्तु कैसी दिखेगी? काली दिखेगी, दिखेगी ना। यदि मैं आप लोगों को ऐसे पूछना चाहूँ कि भैया मेरे को ऐसे बताओ क्या कि ट्रैफिक लाइट्स में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आराम से वीडियो को देखने के बाद में जरा सोच के, जितने भी प्रकार के खतरे के निशान होते हैं, ट्रैफिक लाइट होती है, बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को इससे संबंधित सारी प्रकार की चीज़ें कवर करवाई है। नेक्स्ट श्रृंखला में इसी प्रकार से संबंधित अपन किसी और घटना के बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।